वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 13 लगाने वाले हैं। सेट नंबर 1 से 12 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो लोग बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, वह है भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधियों और नीति आयोग के सदस्यों से मिलकर होता है। इसमें राष्ट्रपति नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को कहा जाता है प्रगतिशील कर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो दोस्तों, आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है निर्माता पर। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे? तो दोस्तों, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक थे मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया 24 अक्टूबर 1945 को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब? तो दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड या रोइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंडर्स के लिए बदल देती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? तो दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है वायुमंडल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग से अभिप्राय है प्रोग्राम में एक गलती से। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल था मेधा पाटकर जी का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है सिक्किम राज्य सरकार, जिसने बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो दोस्तों, वह भारतीय का नाम है नवीन सिंह। भारत के नवीन सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति के कमी हो तो संभावित परिणाम होगा? तो दोस्तों, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी हो तो
संभावित परिणाम होगा मुद्रा संकोचन का। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है? तो दोस्तों, नागालैंड राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा डैश के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, वह पाल राजा का नाम था धर्मपाल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, वह भारतीय राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, तलपियट कब्रिस्तान स्थित है इजराइल में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है असम राज्य सरकार। टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को असम ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? तो दोस्तों, भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, यह संबंधित है अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? तो दोस्तों, बंगाल गजट के संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सिमलीपाल स्थित है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की नहर है? तो दोस्तों, वह नहर का नाम है सुएज नहर। सुएज नहर को विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच की नहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्यरेखीय फसल नहीं है? तो दोस्तों, इसमें भूमध्यरेखीय फसल नहीं है, वह है केला। केला भूमध्यरेखीय फसल नहीं है। भूमध्यरेखीय फसलें रबर, मिर्च, नारियल और कोको हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो दोस्तों, 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी है 1 लाख पर 6। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत की है। निम्न में से किस जिले का संबंध इस योजना से नहीं है? तो दोस्तों, पूर्णिया जिला का संबंध पायलट योजना से नहीं है। राज्य सरकार ने 2019-20 में जलवायु अनुकूलित कृषि हेतु पायलट योजना की शुरुआत बिहार के 8 जिलों में किया है, जिनके नाम हैं नालंदा, गया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया और मधुबनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, सुपौल जिले में
एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? तो दोस्तों बिहार के गया जिले में मंदिर नहीं है, वह है पूरन देवी मंदिर, जो कि पूर्णिया जिले में स्थित है। जबकि महाबोधि मंदिर, श्रीलंकाई मंदिर तथा विष्णुपद मंदिर, यह तीनों गया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत स्थित है नालंदा जिले में। बिहार का सबसे गर्म जल स्रोत राजगीर में स्थित ब्रह्मा कुंड है और यह नालंदा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-31। बिहार से होकर NH-31 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना है? तो दोस्तों बिहार का नवीनतम जिला अरवल जहानाबाद जिले से विभाजन के उपरांत बना है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो दोस्तों बिहार में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और उनके नाम हैं दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1967 में किया गया था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, अगस्त को किस तारीख को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों वह तारीख है 22 अगस्त। 22 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस देश को हरा दिया है? तो दोस्तों भारत ने हराया है जर्मनी देश को। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक पदक जीता। 5 अगस्त 2021 को ओलंपिक खेलों में जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता। यह ओलंपिक के इतिहास में भारत का तीसरा हॉकी कांस्य पदक है। अगला प्रश्न है, फाइट किस खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो दोस्तों फाइट शतरंज खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है अहमदाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों 91 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रजनीकांत जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो दोस्तों वह देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों बाद राष्ट्रगान बजाया गया है? तो दोस्तों नागालैंड राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में पहला स्थान दिया है उड़ीसा राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार का वह स्थान है बोध गया। बोध गया में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को कितने मुआवजा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 5 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो दोस्तों गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद आंकड़ों पर 3 सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो दोस्तों 3 सबसे गरीब जिला है किशनगंज, अररिया, फिर शिवहर। अगला प्रश्न है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की गई है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों जिसका नाम है सावर मैंगो 2। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर हाल ही में एक नई आम की किस्म को तैयार की है और इसका नाम है सावर मैंगो 2। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो दोस्तों मनुष्यों में आपातकालीन हार्मोन है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो दोस्तों वह शब्द है कैंडिला, जो कि ध्वनि तरंगों से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली में कैंडिला प्रकाशीय तीव्रता का मापक इकाई है। अगला प्रश्न है, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पौधों के उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो दोस्तों वह नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो दोस्तों इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है।
अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु का 3/4 हिस्सा कितने में क्षय होगा? तो दोस्तों एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 मास है, वस्तु का 3/4 हिस्सा 12 मास में क्षय होगा। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किया था A.S. टेलर तथा लियो सी यंग ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो दोस्तों जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो परिवर्तन होता है, कवथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु घटता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? तो दोस्तों इसे निकालने का सिंपल है, जितना भी दिया गया सबको ऊपर लिख दीजिए 60 × 5 × 30 और इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा अपना वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों काट के 9 निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो ईंधन नहीं है वह है हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। हीलियम एक परमाणु ईंधन नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही नहीं दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। बाकी सभी सही दिए गए हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम तमिलनाडु में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र बंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है तथा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, सीएनजी है? तो दोस्तों सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, ह्यूमस उदाहरण है? तो दोस्तों ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइट का। अगला प्रश्न है समस्थानिक C14 संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है जीवाश्म की आयु निर्धारण से। अगला प्रश्न है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है?
तो दोस्तों द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो दोस्तों वह अंग है वृक्क यानी कि किडनी। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु में होता है? तो दोस्तों एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक विषाणु नहीं होता है? तो दोस्तों वह रोग है एड्स, जो कि जीवाणु से नहीं होता है। एड्स एक विषाणुजनित रोग है, जबकि डिप्थीरिया, काली खांसी तथा हैजा यह तीनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। थैंक यू।